सुप्रभात छात्रों। तो आज हम लोग वापस आपके सम्मुख हाजिर है कक्षा 9वीं विषय हिंदी में कुछ व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा जब बोली जाती है तो एक अलग लहजे में बोली जाती है। उसकी जो बनावट होती है भाषा की, लिखित स्वरूप और मौखिक स्वरूप, जिसे उद्धर हम लोग उच्चारण करते हैं उसके हिसाब से उसमें क्या होती है, चढ़ाव उतार आते हैं, कभी ह्रस्व दीर्घ स्वर आते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा की विविधता उसमें है। जैसे कथाकथन में बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों ने भाषा में चढ़ाव उतार नहीं रखे तो भाषा सुनने के लिए काफ़ी क्या बोल सकते हैं, बोर तो नहीं होगा, लेकिन सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है। तो उसमें रोचकता बढ़ाने के लिए लिखित स्वरूप में भी जैसे उच्चारण हो रहा है वैसे ही लिखित स्वरूप में भी हम लोगों के पास उसकी जानकारी हो, इसके लिए यहाँ पे हम लोग दिए जाते हैं विराम चिन्ह। तो जैसे वाक्य लिखते हैं हम लोग, उसमें क्या दिए जाते हैं, विराम चिन्ह। इनके बारे में हम लोग आज अधिक जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले विराम चिन्ह की व्याख्या देख लेते हैं कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। ठीक है, भाषा में, ध्यान से सुनिए, भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी भाषा में हम लोग रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उतार होता है, थोड़ा चढ़ाव होता है, या जहाँ पे स्थान विशेष पर हम लोग को रुकना होता है भाषा में बोलते समय, यानी पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, इस पे भाषा का ठहराव आता है कि वहाँ पे हम लोगों को रुकना ही पड़ता है, उसके बाद अगला शब्द आता है। ठीक है, तो उन्हीं रुकावों को या ठहरावों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, चढ़ाव उतारों क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। तो विराम चिन्ह यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। सभी विराम चिन्हों के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज, अधिक और बरोबर जानकारी लेंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रश्न क्या पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में विराम चिन्हों के ऊपर, तो आपको परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। कोई परिच्छेद अगर आपको दिया गया है तो उस परिच्छेद में कितने विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोगों को उन विराम चिन्हों के क्या लिखने, नाम लिखने, उन्हें क्या कहा जाता है। दूसरा प्रश्न कैसे दिया जाएगा, विराम चिन्ह और उनके नाम, विराम चिन्ह और उनके नामों की उचित जोड़ियां लगाइए। ठीक है, और तीसरा प्रश्न क्या दिया जा सकता है, ये तीसरा जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को प्रश्न, ये बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है या बहुत बार प्रश्न पत्र में आने की संभावना होती है और इसके पहले आ भी चुका है। ये निम्नलिखित वाक्य में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक मार्क। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक मार्क यहाँ पे आपका बहुत महत्व रखता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे शिकायत होती है कि भाषा विषय में 100% मार्क नहीं मिलते, जैसे कि गणित में मिलते हैं या विज्ञान में मिलते हैं, वैसे यहाँ पे भाषा में नहीं मिल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भाषा में भी 100% मार्क मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने मानक वर्तनी और ये विराम चिन्हों का या शुद्ध लेखन पर बराबर यहाँ पे काम किया या 100% आपने वहाँ पे दिया, तो आप लोगों का एक भी मार्क यहाँ पे कोई भी छीन नहीं पाएगा, आपको 100% मार्क यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आप लोगों को आ सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले पूर्ण विराम से। पहले किससे शुरुआत करेंगे हम लोग, पूर्ण विराम से शुरुआत करेंगे। पहला चिन्ह जो है विराम चिन्ह, वो कौन सा है, पूर्ण विराम। पहला चिन्ह क्या है, पूर्ण विराम। ये ऐसे दिया जाता है, यानी एक डंडी होती है, वाक्य के समाप्त होने के उपरांत ये चिन्ह दिया जाता है। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं कोई वाक्य लिखूंगा, राजा घर आया या राजू घर आया, जैसे राजू घर आया, यहाँ पे वाक्य खत्म होने के बाद यहाँ पे जो चिन्ह दिया जाता है उसे कहा जाता है पूर्ण विराम। ठीक है, ये हो गया पूर्ण विराम। ठीक है, वाक्य के खत्म होने पर हम लोग इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण विराम, ये उसका चिन्ह है पूर्ण विराम का। ठीक है, और दूसरा हम लोग प्रकार देखेंगे पूर्ण विराम के बाद। दूसरा जो उदाहरण है पूर्ण विराम के बाद उपविराम, दूसरा है उपविराम। अब ये उपविराम क्या है, उपविराम क्या है, उसका चिन्ह कैसे दिखाया जाता है,
तो उपविराम का चिन्ह ऐसा होता है, ये होता है चिन्ह, उपविराम का चिन्ह है ये। अब उपविराम कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है? उपविराम का प्रयोग संवाद लेखन में, एकांकी या नाटक लेखन में वक्ता के बाद दिया जाता है, वक्ता के नाम के बाद दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने जूलिया पाठ पढ़ा था, जूलिया पाठ जो पढ़ा था हम लोगों ने इसी कक्षा में, 9वीं कक्षा में। तो जूलिया जो संवाद करती है, जो बात करती है, या गृहस्वामी जो बात करता है, उस पाठ में हम लोगों ने देखा है कि जूलिया के नाम के सामने वो एक एकांकी है कि नहीं? तो पात्र के नाम के सामने यहाँ पे उपविराम दिया जाता है ताकि ये वाक्य जो आगे बोलने वाला है वो ये पात्र बोलने वाला है, इसके लिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, उपविराम दिया जाता है। ध्यान में रखिए उपविराम कहाँ पे दिया जाता है, एकांकी या नाटक में बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उपविराम उसका चिन्ह ये है, कहाँ पे दिया जाता है, कहाँ पे, नाटक और एकांकी में ज्यादा दिया जाता है। पात्र के जो संवाद है, जो वो बोलने वाला है, उससे पहले में पात्र के नाम के बाद ये उपविराम दिया जाता है। ठीक है, तीसरा चिन्ह, तीसरे चिन्ह की ओर हम लोग जाते हैं। तीसरा चिन्ह है यहाँ पे, तीसरा चिन्ह अर्धविराम। तीसरा चिन्ह है अर्धविराम। क्या है तीसरा चिन्ह? अर्धविराम। अर्धविराम, ये अर्धविराम कैसे दिया जाता है, उसका चिन्ह कैसे होता है? तो ये देखिए इसका चिन्ह ऐसे होता है, यहाँ पे बिंदी होती है और यहाँ पे कॉमा मारते हैं, ये होता है अर्धविराम। अभी अर्धविराम की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, कहाँ पे दिया जाता है अर्धविराम? इसमें उपविराम के भी से भी कम ठहराव होता है। इस अर्धविराम में उपविराम से भी कम ठहराव होता है। अभी अगर मैं जूलिया का पाठ पढ़ रहा हूँ, अर्धविराम दे रहा हूँ, उपविराम दे रहा हूँ, जूलिया, उसके बाद जो मेरा ठहराव है, जितने यहाँ पे मुझे समय लगेगा दूसरा शब्द पढ़ने के लिए, उससे भी कम ठहराव अर्धविराम में होता है। कैसे होता है? उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अर्धविराम का। इसमें उपविराम से भी कम ठहराव होता है यदि खंड काव्य का आरंभ वरन पर परंतु किंतु क्योंकि इसके लिए तो भी आदि शब्दों से होता है, उसके पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसे शब्द लिखने से पहले इसका प्रयोग हमें करना आवश्यक है। ठीक है, अभी हम लोग एक वाक्य देखेंगे, आप लोग उससे आप लोगों को अधिक समझ में आएगा कि ये अर्धविराम कहाँ पे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाक्य लिख देता हूँ। अर्धविराम को एक वाक्य के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उदाहरण अर्धविराम का, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, अर्धविराम, अब चलना चाहूंगा। जब मैं वाक्य पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए, अपने मन में पढ़ के देखिए, जब हम लोग वाक्य पढ़ते हैं तो जो ठहराव आता है अर्धविराम से या उपविराम से, यहाँ पे कम ठहराव यहाँ पे आता है अर्धविराम में। कैसे आता है देखिए, बहुत देर हो गई है, यहाँ पे क्या आया, विराम आया, अब चलना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं जूलिया का जो खंड काव्य वो पढ़ रहा हूँ या कोई संवाद पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे जूलिया, हाँ, उसके बाद उसका वाक्य आया, यानी जो समय यहाँ पे लग रहा है संवाद में या उपविराम में या अर्धविराम में, वो बहुत कम है। अर्धविराम में कम है, उपविराम में ज्यादा आता है, समय ज्यादा लगता है। ठीक है, ये है अर्धविराम, उसका ये वाक्य है, बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहूंगा। ठीक है, कहाँ पे अर्धविराम दिया है, एक के बाद हम लोगों ने अर्धविराम दिया है। जगह थोड़ी है, समय थोड़ा लगता है, यहाँ पे आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा कि अर्धविराम कैसे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्पविराम। अर्धविराम के बाद हम लोग देखेंगे अल्पविराम। ठीक है, अल्पविराम, तो अल्पविराम क्या होता है, ऐसा दिया जाता है। अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉमा। अभी उपविराम के बाद अर्धविराम, अर्धविराम के बाद अल्पविराम आता है, इसमें तो समय और भी कम लगता है। ठीक है, समय के हिसाब से जो ठहराव है वो इसमें और कम हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से आपको ठीक से पता चल जाएगा, उदाहरण के माध्यम से हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने बाजार से शक्कर, चावल, मिठाई व अमरूद लाए। मैंने क्या किया, बाजार से शक्कर, चावल, मिठाई व अमरूद लाए। अभी यहाँ पे एक शब्द में, जैसे मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ, आप लोग ठीक से सुनिए, मैंने बाजार से शक्कर, चावल, मिठाई व अमरूद लाए। अभी यहाँ पे ठहराव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वहां पे हमें देना है अल्पविराम, यानी छोटा सा विराम देना है। कहाँ कहाँ पे आएंगे, मैंने बाजार से शक्कर, अल्पविराम, यहाँ पे चावल, अल्पविराम, मिठाई, अल्पविराम, व अमरूद लाए। अभी अल्पविराम की जगह यहाँ पे वन लिए,
अमरूद लाए, वह अमरूद लाए। मैंने बाजार से शक्कर अल्पविराम, चावल अल्पविराम, मिठाई अल्पविराम, वह अमरूद लाए। अगर आप लोग वाक्य ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ठहराव है वो पूर्ण विराम, उपविराम, अल्पविराम, अर्धविराम, इनसे बहुत कम यहाँ पे ठहराव इन शब्दों के बीच में आ रहा है। देखिए वापस एक बार, मैंने बाजार से शक्कर, चावल, मिठाई व अमरूद लाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो विराम होता है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला प्रकार है प्रश्नबोधक चिन्ह। विराम चिन्हों में अगला प्रकार है प्रश्नबोधक चिन्ह। जब किसी को कोई या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रश्न पूछता है तो लिखित स्वरूप में, तब लिखित भाषा में उस वाक्य के अंत में यहाँ पे ये चिन्ह दिया जाता है, जिस चिन्ह को कहा जाता है प्रश्नबोधक चिन्ह। वाक्य के अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह दिया जाता है, यानी वो समझ में आना चाहिए कि ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे साधारण वाक्य में अगर आप लोग देखेंगे तो वाक्य के अंत में क्या आता है, पूर्ण विराम आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है, पूर्ण विराम आता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया है तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, ये पूर्ण विराम नहीं आएगा, वाक्य के अंत में आएगा प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह आएगा। ठीक है, समझने के लिए आपके मैंने यहाँ पे लिखा, तो हम लोग वाक्य के माध्यम से इसका अधिक अच्छी तरह से चयन कर सकते हैं। यहाँ पे वाक्य लिखिए, उदाहरणार्थ तुम क्या कर रहे हो, पूर्ण विराम नहीं, यहाँ पे आया प्रश्नबोधक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नबोधक चिन्ह कब आता है, जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है। लिखित भाषा में उसे कैसे लिखेंगे, तो पूर्ण विराम की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नबोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो। ओके, अगला देखेंगे हम लोग चिन्ह। अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, अभी आप देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे दिखाया जाता है, विस्मयादि बोधक ऐसे दिखाया जाता है। ये चिन्ह का प्रकार है। क्या किया जाता है, पूर्ण विराम की तरह होता है और नीचे उसके बिंदु दिया जाता है, उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे हो गया। उदाहरण के तौर पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे और क्यों दिया जाता है, तो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने के लिए। अभी जब हम लोग मौखिक स्वरूप से भाषा बोलते हैं तब तो प्रकट होता ही है, क्योंकि आपने जो उतार चढ़ाव होते हैं वो भाषा में आ ही जाते हैं, लेकिन लिखित स्वरूप में उसके कैसे लिखेंगे, लिखित स्वरूप में उसका ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे ये चिन्ह दिया जाता है। जैसे विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का यहाँ पे क्या किया जाता है, उस शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बहुत बार ये चिन्ह कहाँ पे आता है, पहले ही शब्द के, वाक्य में पहले ही शब्द के बाद ये चिन्ह यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप लोगों को दिखाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखने के बाद ही हमें ज्यादा समझ में आता है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला उदाहरण देखिए, आहा कितना सुंदर दृश्य है। आहा के बाद यहाँ पे विस्मय हुआ है कि कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनभावक या भावपूर्ण दृश्य है। आहा के बाद हम लोगों ने विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है, कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा वाक्य देखिए, अरे अरे आपकी शादी हो गई, अरे आपकी शादी हो गई, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पे विस्मय यानी आश्चर्य का पता चलता है, इसलिए ये चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। चिन्ह ऐसा होता है, बताया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे चिन्ह की ओर। अगला जो प्रकार है विराम चिन्हों का वो है योजक चिन्ह। वो क्या है, योजक चिन्ह, वो ऐसे दिया जाता है। अभी जैसे द्वंद्व समास वगैरह होगा, उसमें जो शब्द आएंगे उन शब्दों के बीच में ये चिन्ह दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे किसका, योजक चिन्ह का। जैसे मुझ, यहाँ पे योजक चिन्ह मुझसा। ठीक है, मुझसा। ओके, और एक उदाहरण देखते ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। रोना, योजक चिन्ह रोना। यहाँ पे ऐसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह मुझसा, यहाँ पे योजक चिन्ह, यहाँ पे योजक चिन्ह दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। आठवां चिन्ह यहाँ पे देखेंगे अगला हम लोग। आठवां जो चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी निर्देशक चिन्ह कब दिया जाता है,
जब कोई निर्देश दे रहा है या किसी के बारे में कोई बात कर रहा है और उसकी बात हम लोग आगे वाले तक पहुंचा रहे हैं, लिखित स्वरूप में जब लिखा जाता है तो वहां पे ये चिन्ह दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे गांधी जी का मानना था अहिंसा परमो धर्म। यहाँ पे गांधी जी का मानना था, किसका मानना था? गांधी जी का मानना था, इसलिए यहाँ पे निर्देश दिया है गांधी जी के मानने के लिए, निर्देश अहिंसा परमो धर्म। ये किससे बड़ा होता है? थोड़ा योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, अहिंसा परमो धर्म। निर्देशक चिन्ह वाक्यों के बीच में आता है और जो अपना योजक चिन्ह है वो शब्दों के बीच में आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे निर्देशक चिन्ह मतलब क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। यहाँ पे जो नौवां प्रकार है वो उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का आता है, इकहारा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। अभी उद्धरण चिन्ह देने की जरूरत क्यों है? जब वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के वक्तव्य को उद्धृत करता है, जब वक्ता किसी अन्य के कथन को उद्धृत करता है तो उस उद्धृत कथन को लिखित भाषा में उद्धरण चिन्हों से अंतर्गत दिखाया जाता है। उद्धरण चिन्हों से क्या किया जाता है? अंदर दिखाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसके अंदर दिखाया जाता है, यानी वक्ता जब बोलता है तो उसके बोलने को, कथन को, उसके किए गए कथन को इन चिन्हों के बीच में दिखाया जाता है या इन चिन्हों को यहाँ पे दिया जाता है, वक्ता के कथन के ऊपर दिया जाता है। उसके दो प्रकार होते हैं, इकहारा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये सभी आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। इसके पहले उद्धरण चिन्ह के, दोहरे उद्धरण चिन्ह का आपको उदाहरण देखिए। उदाहरण यहाँ पे संयम नाम का लड़का है, संयम ने उत्तर दिया। अब यहाँ पे निर्देशक चिन्ह आया, संयम ने उत्तर दिया, क्योंकि संयम उत्तर दे रहा है, निर्देशक चिन्ह क्या उत्तर दिया? दोहरा उद्धरण चिन्ह, उसके अंदर मेरे पास एक आम है, मेरे पास एक क्या है? आम है, पूर्ण विराम और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, दोहरे उद्धरण चिन्ह के यहाँ पे अंदर हमारा ये वाक्य है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे इसकी व्याख्या देखी कि वक्ता का जो कथन है, जो उद्धृत करता है, उस उद्धृत कथन को यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे उद्धरण चिन्हों से अंकित किया जाता है। ठीक है, उदाहरण संयम ने उत्तर दिया, निर्देशक चिन्ह निर्देश, मेरे पास एक आम है, दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रकार की ओर। अगला जो चिन्ह है यहाँ पे 10वां, लाघव चिन्ह, जो कि छोटा सा एक बिंदु दिया जाता है। इस चिन्ह को कब देते हैं? जब आप लोगों को किसी बड़ी सी लाइन को या किसी बड़े से वाक्य को छोटा करना है या उसका शॉर्ट फॉर्म यानी क्या बोल सकते हैं उसे, संक्षेप में लिखना है, बड़े अंशों को, वाक्य के या शब्द के बड़े अंशों को संक्षेप में लिखना है, तो इस चिन्ह का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इस इस्तेमाल में ही वहाँ पे वो जो लिखना है आप लोगों को बड़ा, उसको शॉर्ट में या संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रोफेसर, अगर प्रोफेसर बड़ा शब्द है, ये लिखना है आप लोगों को, तो यहाँ पे संक्षेप में क्या लेंगे? प्रो के बाद यहाँ पे लागू चिन्ह है, प्रोफेसर। जैसे डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर के बाद ये लागू चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, लागू चिन्ह समझ में आया? किसी बड़े अंश को संक्षेप में आपको लिखना है तो ये चिन्ह यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चिन्ह की ओर। आखिरी जो चिन्ह है विराम चिन्ह में से वो है विवरण चिन्ह। अभी विवरण चिन्ह कैसे दिया जाता है? तो ये उसका चिन्ह है, विवरण चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है। अभी विवरण चिन्ह क्यों दिया जाता है? जब आप लोगों को किसी व्याख्या के बारे में बताना है, किसी शब्द की व्याख्या के बारे में बताना है, या आपको इसका प्रयोग कब करना है, इसके प्रयोग के बारे में सूचना निर्देश, किसी वाक्य या शब्द के बारे में सूचना देनी है, निर्देश देना है, व्याख्या बतानी है, तो आप लोगों को ये चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे व्याख्या, तो ये क्या व्याख्या होगी? तो इसका निर्देश यहाँ पे ये व्याख्या होगी। ठीक है, तब दिया जाता है इसे विवरण चिन्ह। या आप लोगों को किसी के बारे में जानकारी देनी है या निर्देश या विवरण आदि देना है, तभी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे इस दोहे का अर्थ नीचे दिया जा रहा है। इस दोहे का अर्थ, इस दोहे का अर्थ क्या किया जा रहा है? नीचे दिया जा रहा है, नीचे दिया जा रहा है,
ठीक है, या इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे का अर्थ है, नीचे दिया जा रहा है इस दोहे का अर्थ है, और फिर निर्देशित चिन्ह दिया जाता है कि यहाँ पे दोहे का अर्थ आपको आपके सम्मुख रखा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी विराम चिन्ह जो है वो क्यों दिए जाते हैं, या वाक्य में कहाँ पे आते हैं, लिखावट में कैसे होते हैं, लिखने में कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग एक यहाँ पे सवाल लेते हैं, उस सवाल में हम लोग कोई विराम चिन्ह नहीं देंगे, बाद में हम लोग उसमें विराम चिन्ह ऐड करेंगे ताकि हमें उस वाक्य में आया हुआ ठहराव लिखित स्वरूप में हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक उदाहरण दिया गया है, रमेश ने सुरेश से कहा चलो हम घर चले। यहाँ पे मैंने एक भी विराम चिन्ह नहीं लगाया है। ठीक है, लगाया कि दिख रहा है कहीं पे कोई विराम चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाया गया। जब मैं ऐसा बोलूंगा रमेश ने सुरेश से कहा, अभी यहाँ पे क्या है, रमेश ने सुरेश से कहा, ये वाक्य यहाँ तक कहाँ तक आता है, बरोबर आता है, एक लय में आता है, लेकिन यहाँ पे आता है ठहराव। यहाँ पे क्या आता है, ठहराव आता है। तो कौन सा चिन्ह लगाना है, यहाँ पे कुछ कहने की बात हो रही है, यानी निर्देश दिया जा रहा है, यहाँ पे आएगा निर्देशक चिन्ह, बरोबर, यहाँ पे आएगा निर्देशक चिन्ह। चलो हम घर चले, चलो हम घर चले, चलो हम घर चले, चलो हम घर चले। यहाँ पे क्या किया गया है, चलो के बाद यहाँ पे विश्राम आ रहा है, विराम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अल्प विराम, क्योंकि विराम छोटा है। चलो हम घर चले, हम घर चले, ये क्या कहा है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, चलो हम घर चले। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये किसी ने कहा है, ये उद्धृत वाक्य है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाक्य में यहाँ पे दोहरा उदाहरण आएगा और क्वेश्चन मार्क के बाद यानी प्रश्न चिन्ह के बाद ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो हम घर चले। इसका ही अगला पड़ाव, अगर कोई यहाँ पे उत्तर दे रहा है तो उत्तर कैसे देगा, उसमें कौन से विराम चिन्ह आएंगे, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। उत्तर के तौर पे यहाँ पे सुरेश ने उत्तर दिया है, जैसे प्रश्न में रमेश ने उससे पूछा है चलो हम घर चले, तो यहाँ पे सुरेश ने उत्तर दिया है, सुरेश ने कहा नहीं पहले मुझे बाजार जाना है। अब यहाँ पे निर्देशक चिन्ह कहाँ पे आएगा, दोहरा उद्धृत चिन्ह कहाँ पे आएगा, उद्धृत वाक्य कौन सा है, तो ये यहाँ पे हम लोग आपको अभी बताएंगे। सुरेश ने कहा, सुरेश ने कहा, सुरेश ने कुछ तो कहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा, अपना निर्देशक चिन्ह आएगा। और ये जो उत्तर है वो उद्धृत किसने किया है, सुरेश ने कहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दोहरा उद्धरण आएगा, दोहरा उद्धरण आएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं, नहीं के बाद अल्प विराम आता है, नहीं पहले मुझे बाजार जाना है, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, दोहरा उद्धरण कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, वाक्य एक बार फिर सुनिए, सुरेश ने कहा, उद्धरण यहाँ पे निर्देशक चिन्ह है, नहीं पहले मुझे बाजार जाना है, दोहरा उद्धरण यहाँ पे शुरुआत हो जाती है और वहां पे समाप्त हो जाता है। इस तरह से आपको प्रश्न आ सकते हैं कि विराम चिन्हों का या विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करके वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये पूरा विराम चिन्हों का पाठ आपके ठीक से समझ में आया होगा और आपसे कोई भी यहाँ पे गलती विराम चिन्हों के बारे में नहीं होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए और हिंदी को अच्छे से पढ़िए, लिखिए और समझिए। धन्यवाद।